diameter. A man having presbyopia. A man having presbyopia. A man having presbyopia has near point 30 centimeter, has near point 30 centimeter and far point 40 centimeter and far point 40 centimeter. Then find power of then find power of lens. Then find power of lens required to see a distant object the near object या close object. होगा सॉल्व करें इसको. पहले पूछ रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए. तो मैंने कल एक चीज बताया था कि इस कंडीशन में हमें डिसाइड करना होता है यू क्या होगा और भी क्या होगा. यू भी डिसाइड करते हैं और वहां से हम क्या करते हैं एफ निकाल लेते हैं. ठीक है. तो अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना था, जो भी था वो शिफ्टेड पोजीशन पे रखना था. जो भी भी था उसकी वैल्यू क्या थी, वो शिफ्टेड पोजीशन के बराबर है. और यहाँ पे जो शिफ्टेड पोजीशन है फार पॉइंट के लिए वो 40 सेंटीमीटर. ठीक है. जो भी फार पॉइंट का शिफ्टेड पोजीशन है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर है. और यू का होगा उसके लिए, यू होगा इनफाइनाइट के लिए. मतलब जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा था वो उसको नहीं दिख रहा था, उसको कब कितना दूर तक दिख रहा था, भी तक. तो इस
अगर ये दो चीजों को पता कर ले रहे हो तो तुम्हारा काम क्या है, बस फॉर्मूला यूज करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से क्या आएगा, 1 बाई -1/40, -1/40। ठीक है, पावर निकालना है। पावर का क्या मतलब होता है, पावर होता है 1/f, लेकिन जो भी f रखेंगे वो मीटर में रखेंगे। तो ये इसको मीटर में चेंज करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, -100/40 इज इक्वल टू -2.5 डायोप्टर। पहले वाले सिचुएशन के लिए जो पावर होगा कितना होगा, -2.5 डायोप्टर होगा। तो अगर कोई भी आदमी -2.5 का पावर पहन रहा है, चश्मा पहन रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, 40 सेंटीमीटर पे चला गया। ठीक है, दूसरा क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए, क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए जो शिफ्टेड पोजीशन है वो 30 सेंटीमीटर है, और जो यू है वो एक्चुअल हमारा डी होता है, यानी एक्चुअल डी कितना है, 25 है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो -30, यहाँ पे क्या आएगा, -25। इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल कम एज 1/25 माइनस 1/30। 150 इसका एलसीएम होगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/150। अगर पावर कैलकुलेट करोगे, पावर कितना होगा, 100/150, विच मीन्स 2/3 डायोप्टर। ठीक है, Yes, sir. एक और लिखना, a man suffering from myopia, a man suffering from myopia, a man suffering from myopia can read a book placed at, can read a book placed at 10 centimeter. A man suffering from myopia can read a book placed at 10 centimeter, 10 centimeter, full stop. For reading, for reading a book at 60 centimeter, for read a book at 60 centimeter, find पावर, या पावर की जगह फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ही कैलकुलेट कर लो, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस required to read the book.
होगा। सॉल्व करा किसी ने? चलो इसमें समझते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक मायोपिक पर्सन है, वो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ बुक पढ़ पा रहा है। मतलब 10 सेंटीमीटर पे अगर बुक प्लेस किया गया तो उसको पढ़ पा रहा है, ठीक है। उसको पढ़ना कितना का है? 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है उस बुक। तो क्या करना होगा? लेंस यूज करना होगा, ठीक है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है, दिस 10 सेंटीमीटर विल बी भी फॉर द करेक्टिंग लेंस, ठीक है ना। क्योंकि 60 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका इमेज कहाँ बनाएगा? उसका इमेज बनाएगा 10 सेंटीमीटर पे। तो 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, वो आंख देख पाएगा इजिली। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है, दिस विल बी भी फॉर द करेक्टिंग लेंस। तो भी कितना है? -10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट रखा कहाँ हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे। तो यू का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -60 सेंटीमीटर, ठीक है। यू कितना है? -60 सेंटीमीटर। यहाँ पे बुक रखा हुआ है, इमेज जो फॉर्म करवाना है वो -10 सेंटीमीटर पे करवाना है, क्योंकि -10 सेंटीमीटर पे करवाओगे तभी क्या होगा? तभी जाकर के ऑब्जेक्ट दिखेगा आई को, ठीक है। और यहाँ पे यू और भी दोनों नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के तरफ ही होता है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही होता है। रियल ये सॉरी इधर जो वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है और लेंस के उसी साइड होता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे 1/f विल बी 1/b माइनस 1/u। तो 1/-10 प्लस 1/60। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 60 12 आएगा, ठीक है। -12 सेंटीमीटर। ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है तुम्हारे आई से रिलेटेड या आई डिफेक्ट से रिलेटेड, इसको करना है। मॉड्यूल में कुछ प्रॉब्लम्स होगा वो भी करना, और प्रीवियस ईयर सवाल जो आया होगा उसको भी कर लेना। चलो, तो आई से रिलेटेड जो भी चीज था वो हमने खत्म कर दिया। अभी हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है दो टाइप का पढ़ेंगे हम। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। और सेकंड पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस दोनों केस में हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिड्यूस करना होता है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। जनरली जो हमसे सवाल यहाँ पे पूछता है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड पूछता है, क्योंकि जो भी डिवाइसेस है, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना, ठीक है। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम कर लो जिसके तरफ से भी आवाज आ रहा है। माइक्रोस्कोप की तरफ से साउंड आ रहा है, म्यूट कर लो प्लीज। आंधी तूफान अभी आने लगा क्या?
बाकी लोगों को भी सुनाई दे रहा है साउंड? यस सर। हेलो। चलो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप एक लेंस होता है, लेंस है। इस लेंस के हेल्प से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है ना। देखो, बचपन में वो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता था ना, उसमें एक ऐसा रहता था, एक लेंस होगा, इसमें हैंडल लगा होगा। या अगर कोई मूवी देखे हो जैसे शर्लक होम्स, तो उसमें जो भी वो डिटेक्टिव था, वो माइक्रोस्कोप लेकर के पढ़ने की कोशिश करता है, या फिर छोटे छोटे चीजों को मैग्नीफाई करके देखता है। तो इसका काम क्या होता है, कोई भी माइक्रोस्कोप है, उसका काम क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ाता है, ठीक है ना। जैसे कोई लेटर लिखा हुआ है, जैसे ए, ठीक है। तो इस ए को अगर नेकेड आई से देखोगे, अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, ये अगर नेकेड आई से देखेगा तो उसके लिए कुछ विजुअल एंगल बनता है, ये थीटा, ठीक है। अगर इधर कोई नेकेड आई से देख रहा है तो आई पे इस लेटर ए का विजुअल एंगल बनेगा, ठीक है। अगर ये एंगल बहुत ही छोटा होगा, ये एंगल बहुत ही छोटा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसको नहीं दिखेगा ठीक से, ठीक है। ये एंगल थीटा, जिसको हम विजुअल एंगल बोलते हैं, ये बहुत ही छोटा होगा, तो नेकेड आई से उस पर्सन को ए नहीं देखेगा। अब इस लेंस का काम क्या होता है, ये लेंस अगर यहाँ पे पुट करोगे आई और ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे ए अगर मैंने यहाँ पे पुट करा इस लेंस को, और इधर से पर्सन देख रहा है, तो इस लेंस का काम होता है विजुअल एंगल बढ़ाना। जैसे ये विजुअल एंगल इंक्रीज करेगा, विजुअल एंगल इंक्रीज करेगा, तब जो भी इसको देख रहा है ए को, वो इजिली दिखेगा, ठीक है ना। ये आंखों पे जो एंगल बनता है, नेकेड आंखों पे अगर एंगल बनता है, वो छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख पाएगा, ठीक है ना। या हम उसको बढ़िया से उसको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे। तो इस लेंस का काम क्या है, या कोई भी माइक्रोस्कोप का काम क्या है, वो विजुअल एंगल को बढ़ाता है, और उसी विजुअल एंगल को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसे नाम ही है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, बस एक लेंस होता है। लेंस आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेस करते हैं, जिसके चलते क्या होता है, विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा इसके चलते, ठीक है। और वो जो इमेज फॉर्म होगा, वो किस तरीके का इमेज फॉर्म करवाते हैं, देखो समझो। जैसे ये जो लेंस है, इसको मूव करवा सकते हैं। जैसे अगर बुक पढ़ना है, तो लेंस हाथ में लेकर के उसको आगे पीछे मूव करवा के फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि बड़ा भी दिखे और क्लियर भी दिखे, ठीक। अब ये जो लेंस है, ये मैग्नीफाई कब करेगा, ये जो लेंस है, ये मैग्निफिकेशन कब करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे। लेंस के बारे में एक ऐसा पोजीशन होता है लेंस के लिए, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ध्यान से सुन लो, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो इसके चलते जो इमेज फॉर्म होगा, दैट विल बी मैग्निफाइड एंड इरेक्ट। सारी बात समझ में? अब ऐसा तो नहीं है ना कि इमेज जो रियल है, रियल इमेज स्क्रीन पे दिखता है। रियल इमेज देखने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा, स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि बुक रखे हो, फिर उसके सामने स्क्रीन रखे हो, तब उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हो। हम इसको कैसे देखते हैं, कि इसके चलते जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल बने, और वर्चुअल इमेज को हम डायरेक्टली अपने आंखों से देख पाए, स्क्रीन की कोई जरूरत ना पड़े। तो होता क्या है कि लेंस के केस में, ये जो लेंस है, इसके केस में एक ऐसा सिचुएशन आएगा, जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में रखोगे, तो वहां से जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट इमेज विल बी इन लार्ज एंड इरेक्ट, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा ओ, ऑब्जेक्ट ओ रखा है, ओ किसके किसके बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, दो रे लेकर के देख सकते हो, एक पैरेलल रे और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर। ये जो दोनों रे है, ये कहाँ से पास होने चाहिए, ये दोनों पास किधर से होंगे, ये जो पैरेलल वाला रे है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से। पैरेलल रे हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, फोकस से। और ये जो रे है, ये जो रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ रे क्या करता है, अनडेविएटेड निकल जाता है। तो अगर अनडेविएटेड निकल रहा है, तो उसके चलते हमें क्या मिलेगा, अब आगे एक्सटेंड करोगे तो ये कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहे हैं। आगे इसको कभी भी एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो ये कब मिलेगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने से। तो पीछे की तरफ जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं दोनों रिफ्रैक्टेड रे को, तो इस पॉइंट पे मिलते हैं।
अब ये पीछे मिल रहा है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसा होगा, वो होगा वर्चुअल। ये तुम्हारा इमेज बन रहा है आई डैश, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ओ डैश। ठीक है, अब डायग्राम से ही देख के तुम बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज से क्या है, छोटा है, यानी इमेज का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। अब इधर से कोई देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, ये जो रे है वो अगर किसी पर्सन की आंखों में जाएगा तो उसको क्या दिखेगा कि जो ये रे है ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो इमेज इनलार्ज हो जाता है। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप या किसी भी माइक्रोस्कोप का क्या करना होता है, मैग्नीफाई करना होता है ऑब्जेक्ट को, ताकि हम उसको इजीली देख सकें। और इजीली देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एंगल इंक्रीज करना होता है, विजुअल एंगल इंक्रीज करना। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम नेकेड आई से देखते हैं तो उस टाइम जो एंगल बनता है वो, और अगर इसको ऐसे देख रहे हो उस टाइम जो एंगल बनेगा वो हम पता करते हैं और वहां से मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम में ये यू है और ये भी है। जहाँ से पास कर रहा है ये पॉइंट फोकस। किसी भी लेंस के लिए दो फोकस होता है, वो सब पहले बता चुके हैं। हो गया? यस। चलो देखो, तो अगर यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन लेंस का जो अभी तक पढ़े हैं उस वहां से अगर उस फॉर्मूला का यूज करके मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन का? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है HI/HO या फिर V/U। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, जो हमने लेंस में पढ़ा था। लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूला जो है ना ये फेल हो जाता है। कब, किस केस में? जब हमें लेंस से डील करना होता है या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जब डील करना होता है तो ये फॉर्मूला हम कभी कभी यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर इमेज इनफाइनाइट पे बन गया, इमेज कहाँ बन गया, इनफाइनाइट पे बन गया, तो उस केस में मैग्निफिकेशन कितना हुआ वो नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से एक टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जैसे अगर टेलीस्कोप का हमें क्या बताना है, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन बताना है कि वो ऑब्जेक्ट को कितने से मैग्नीफाई कर रहा है, तो तुम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि टेलीस्कोप के लिए एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है इनफाइनाइट पे। तो उसमें से यू की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, तो फिर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑप्टिकल डिवाइसेज जो होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला डिफाइन करना होता है मैग्निफिकेशन के लिए। ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन किसी किसी केस में हम इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना? जैसे अगर कुछ कुछ सवाल आता है ये फॉर्मूला से बन जाएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल होगा इस फॉर्मूला से भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा काम क्या होगा, बस वी निकाल लो, दिया होगा, कैलकुलेट कर लो, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, किसी किसी कंडीशन में ये फेल कर जाता है। तो जिस कंडीशन में फेल कर जाएगा वहां पे क्या करेंगे, उसके लिए एक नया फॉर्मूला बना है, तो लिखना मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, magnification power of a microscope, magnification power of a microscope लिखना। it is defined as it is defined as it is defined as a ratio of visual angle of object with lens to maximum visual angle maximum visual angle of object
विथ नेकेड आई। नेकेड आई भी बोलते हैं या इसको अनएडेड आई भी बोलते हैं। अनएडेड मतलब उसके सामने कोई लेंस नहीं लगा। रेशियो ऑफ विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विथ लेंस टू maximum visual angle of object with naked eye। ठीक है, that is m is equal to theta divided by theta naught। m equals to theta by theta naught। आगे अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने अलग से डेवलप क्यों किए। ठीक है, इसमें थीटा क्या है? थीटा इज विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विथ लेंस। लेंस के साथ जो विजुअल एंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट वो थीटा है। ठीक है, थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट इज मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विथ नेकेड आई। क्लियर है? Yes. तो देखो मैक्सिमम विजुअल एंगल कब बनेगा आई के साथ? मैक्सिमम विजुअल एंगल बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें? डी पे रखें। समझना क्या हो रहा है? देखो, जैसे अगर कोई भी पर्सन किसी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसको धीरे धीरे अगर पास लाओगे तो विजुअल एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे अगर यहाँ पे आई है और अगर उसको कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है देख रहे हो, तो जैसे जैसे इसको पास ले जाओगे तो विजुअल एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। विजुअल एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि मैक्सिमम विजुअल एंगल कब आएगा? मैक्सिमम विजुअल एंगल तब आएगा जब तक हम उसको क्लियरली देख सके। मैक्सिमम विजुअल एंगल कब तक आएगा? ऐसा नहीं है कि एकदम सटा देंगे तो एंगल मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन सटा देने से दिखेगा नहीं। हमें कब तक दिखता है बिना स्क्रीन का? जब तक डिस्टेंस डी हो। ठीक है ना? तो जब डी डिस्टेंस दूर रखते हैं हम आई से ऑब्जेक्ट को, आई से अगर ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस दूर रखे हो, उस केस में जो एंगल बनेगा आई पे ऑब्जेक्ट का, दैट एंगल इज डिफाइंड एज मैक्सिमम विजुअल एंगल। आ रही बात समझ में? इधर आई है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो विजुअल एंगल मैक्सिमम कब ले रहे हैं? जब ये ऑब्जेक्ट आर्क से डी डिस्टेंस दूर रखा हुआ है। आर्क से जब डी डिस्टेंस दूर रखेंगे तो जो एंगल ऑब्जेक्ट पे बनेगा, सॉरी जो एंगल ऑब्जेक्ट बनाएगा आई पे, दैट एंगल इज नोन एज मैक्सिमम विजुअल एंगल। आ रही है बात समझ में? ये और भी बड़ा हो सकता है जब डी को और छोटा करोगे, लेकिन डी को और छोटा करोगे तो उस कंडीशन में आई पे स्ट्रेन आएगा, ऑब्जेक्ट हमें डिस्टिंक्टली और क्लियरली नहीं दिखेगा। कब तक क्लियरली दिखता है या डिस्टिंक्टली दिखता है? जब वो नियर पॉइंट पे होता है। तो नियर पॉइंट डी है, तो ये थीटा है। आ रही बात समझ में? Yes. और ऑब्जेक्ट का हाइट मान लो कितना है? एच है। तो अगर थीटा नॉट देखना है, थीटा नॉट कैलकुलेट करना है, तो थीटा नॉट कितना होगा? थीटा नॉट विल बी हाउ मच? Sir, वो H by T. एच बाई डी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने डी लिया है, तो थीटा नॉट यहाँ से एच बाई डी हो जाएगा। अब समझते हैं थीटा कैसे आएगा। थीटा क्या है? थीटा है एंगल जो ऑब्जेक्ट लेंस के साथ बना रहा है। तो जो भी मैंने डायग्राम ड्रॉ करा था उसमें क्या था? ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ डैश, एक रे ऐसे आया था। ठीक है ना? जो हम कहाँ से पास कर रहे थे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब रे पास करता है तो उस केस के लिए एक एंगल बनता है, दैट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। so this theta will be how much? This theta will be represented by u and in terms of h। तो अगर ये थीटा कैलकुलेट करोगे, उसी में तुमको शो करना है, तुमको अलग से फिगर नहीं बनाना है। जो पिछला वाला डायग्राम मैंने बनाया था उसी में थीटा शो कर देना है। तो दिस थीटा विल बी हाउ मच? दिस थीटा विल बी h बाई u। आ रही बात समझ में? दिस थीटा विल बी हाउ मच? h बाई u। h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी एंगल कहाँ बना रहा है? लेंस पे। तो लेंस पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल एट लेंस। और कौन से रे से कैलकुलेट करते हैं? जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। उसके लिए ये डिस्टेंस u, ये हाइट h है, तो थीटा विल बी h बाई u। अब डेफिनेशन यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या है? m इक्वल्स टू, सो m इज इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह h बाई u और थीटा नॉट की जगह h बाई d। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? मैग्निफिकेशन विल कम एज d ऊपर चला जाएगा, u नीचे, d बाई।
ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन है। कब? जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। के लिए माइक्रोस्कोप का फोकस कितना है, फोकल लेंथ कितना, उसकी हमें जरूरत नहीं है। बस हमें क्या चाहिए कि हमने ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, जितना दूर रखेंगे सीधे d/u कर देंगे, ठीक आ जाएगा। ठीक है, हटा दे इसको। Yes. अब दो कंडीशन होता है जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है, तो दो कंडीशन होता है। एक इमेज सबसे पास बन जाए आंख के, और एक इमेज सबसे दूर बने, ठीक है ना। तो किसी भी लेंस के लिए, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम दो कंडीशन डिस्कस करते हैं। देयर आर टू पॉसिबल पोजीशन, जिसको हम टू एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है। सबसे पास जो इमेज बनेगा वो कब का बनेगा? जब डी डिस्टेंस दूर बने आंख से, ठीक है ना। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके इमेज फॉर्मेशन करवा रहे हैं, वो सबसे क्लियर कब दिखेगा? जब वो कहाँ पे हो? डी पे बन रहा हो। अगर डी से भी पीछे बन गया तब हमें नहीं दिखेगा, दिखेगा साफ साफ नहीं दिखेगा। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन कहा क्या है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो इनफाइनाइट पे हो जाए। ये दो कंडीशन है हमारे लिए कि एक इमेज क्या हो, सबसे पास बने, और सबसे पास बन रहा है वो कब तक हम देख सकते हैं? जब तक वो डी डिस्टेंस पे है तब तक हम देख सकते हैं उसको क्लियरली। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इमेज कहाँ बन जाए, इमेज जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसका इमेज इनफाइनाइट पे बन जाए। तो ये टू एक्सट्रीम्स वाले कंडीशन है, दो एक्सट्रीम्स वाले कंडीशन है जब हम इमेज को क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं क्लियरली, वो विजिबल है। ये जो दो एक्सट्रीम है ना, इस केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा वो हमें पता करना है। तो लिखना, देखो, when image magnification when image is, इसको ए लिख सकते हो, when image is formed at near point, जब नियर पॉइंट पे बनेगा तब क्या होगा? मैग्निफिकेशन when image is formed at near point। ठीक है, अब नियर पॉइंट कहने का मतलब है कि जो v का वैल्यू होगा, दैट इज v इज इक्वल टू माइनस टी। v का वैल्यू कितना हो गया? v माइनस टी हो गया। आ रही है बात समझ में? बोलो। Yes. नियर पॉइंट कहने का मतलब है भी कहाँ होना चाहिए, जो इमेज बनेगा वो नियर पॉइंट पे बनेगा, मतलब भी का वैल्यू माइनस डी के बराबर होना चाहिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, मैग्निफिकेशन इज व्हाट? मैग्निफिकेशन इज d/u। तो यहाँ से हमें पोजीशन पता करना होगा कि हम कहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को ताकि उसका इमेज किधर बने, डी पे बने, ठीक है ना। यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है कि पोजीशन ऑफ इमेज हमें पता है कि वो डी है, ठीक है। तो इस डी पे इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा वो हमें पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता करोगे? लेंस के फॉर्मूला से, ठीक है। एंड 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो इधर से कैलकुलेट क्या करना है, इधर से कैलकुलेट करना है हमें u, ठीक है ना। u कैलकुलेट करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। इधर से u जो आएगा, u विल बी हाउ मच? कैलकुलेट करके बताओ। v का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, v विल बी हाउ मच? v विल बी d। f पॉजिटिव रखेंगे कि निगेटिव रखेंगे? f का वैल्यू क्या रखे, पॉजिटिव या नेगेटिव? सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है। u की वैल्यू बताओ, v की जगह माइनस डी यहाँ पुट करो। कितना आ रहा है u यहाँ से? नहीं कैलकुलेट कर पा रहा। Sir,
F into D by D minus F. F इंटू डी डिवाइडेड बाई, ऐसे ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा F प्लस डी, Yes. माइनस कॉमन कर लिया, ये आएगा। यू की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करा अब यहाँ पुट कर दो। यू की जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है उसको क्या करोगे, पुट करोगे, लेकिन विथ साइन पुट करेंगे। जब भी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या करते हैं, विथ साइन पुट करते हैं। यू यहाँ पे नेगेटिव आने का क्या मतलब है, यू नेगेटिव आने का मतलब है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जब जो वैल्यू पुट करोगे, मैग्निफिकेशन विल बी, तो m अगर विथ साइन पुट करोगे तो d की जगह माइनस डी आएगा, और u की जगह जो वैल्यू आएगा, u की जगह जो वैल्यू आएगा माइनस एफ डी बाई एफ प्लस डी। कोई भी फॉर्मूला जो हम पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यूज कर रहे थे उसके लिए साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो जब यहाँ मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो मैग्निफिकेशन के लिए d जो होगा, d विल बी नेगेटिव फॉर द गिवन लेंस, तो माइनस डी डिवाइडेड बाई माइनस एफ डी डिवाइडेड बाई एफ प्लस डी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस गया, डी से डी गया, ऊपर होगा एफ एम इज इक्वल टू एफ प्लस डी बाई एफ, या एम इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। ये मैग्निफिकेशन होगा जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सॉरी जब इमेज को कहाँ फॉर्म करवाएंगे, डी पे फॉर्म करवाएंगे। ठीक है, नियर पॉइंट के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा, नियर पॉइंट के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा कितना होगा, दैट विल बी 1 प्लस डी बाई एफ, जहाँ एफ क्या है, एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये तभी यूज करेंगे, ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे ना जब सवाल में साफ साफ लिखा होगा कि फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, सॉरी फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है जो कंडीशन दिया हुआ है दैट इज इमेज v इज इक्वल टू डी। v अगर d के बराबर नहीं होगा तब ये नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। तब हम कहाँ से सोचेंगे, तब अगेन सोचेंगे थीटा बाई थीटा नॉट से, या फिर जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन का v बाई यू, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये स्पेशल फॉर्मूला है, जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए ध्यान देना है कि जो हेडिंग लिखा हुआ है उसको वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर हेडिंग को जस्टिफाई नहीं करेगा तब ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट लिख लो, या इसमें एक पहले चीज लिख लो, नोट में लिख लो, इन दिस केस, इन दिस केस इमेज इज closer to eye which cause strain in the eye। अगर इमेज पास में होता है तो आंखों में स्ट्रेन होता है। जितना इमेज पास में बनोगे, अगर किसी भी माइक्रोस्कोप के यूज करके डी पे इमेज बना रहे हो तो उस इंस्टेंट के लिए आंखों में जो स्ट्रेन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। जब ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के पास आने लगता है तो आंखों में क्या होता है, स्ट्रेन बढ़ने लगता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये कंडीशन हम यूज नहीं करते हैं, हम वो कंडीशन यूज करते हैं जब आंखों में लीस्ट स्ट्रेन हो, ठीक है। और लीस्ट स्ट्रेन का कंडीशन है कि जो इमेज है वो कहाँ बन जाए, इमेज इनफाइनाइट पे बन जाए। तो उसका कंडीशन भी डिस्कस कर लेंगे कि उसके लिए क्या होगा मैग्निफिकेशन। हटा दे इसको, Yes, sir. बी लिखना, when image is formed that when image is formed at infinite, जब इमेज कहाँ बने, इनफाइनाइट पे बने। अब इसी केस के लिए वो जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला था वो फेल हो गया था, कौन सा, m इक्वल्स टू वी बाई यू। ये जो फॉर्मूला है वो इस केस में फेल हो जाता, इसलिए हमें एक अलग से फॉर्मूला बनाना पड़ा ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि v अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है, इनफाइनाइट पे।
अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट कहने का क्या मतलब है, ये मैग्निफिकेशन यहाँ से इनफाइनाइट दिखेगा, ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन अनडिफाइंड है, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए वो नया जो फॉर्मूला बताए हैं प्रीवियस वाला वो डेवलप हुआ। तो अगर इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है दैट इज v इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस इन्फिनिटी। v क्या, माइनस इन्फिनिटी है। अगर v माइनस इन्फिनिटी है तो u कितना होना चाहिए, v अगर माइनस इन्फिनिटी है तो u का कितना वैल्यू होगा, खुद से बता सकते हो कि पोजीशन कहाँ रखे हम ऑब्जेक्ट का, ताकि उसका जो इमेज बने वो इनफाइनाइट पे बने, कहाँ रखोगे, फोकस में सर। फोकस पे रखेंगे, यानी u माइनस एफ पे रखोगे तो क्या होगा, अगर ये लेंस है, इस लेंस के फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो इसके चलते जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा, इसलिए दैट इज u इज इक्वल टू माइनस एफ। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन जो आएगा, सो m इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई माइनस एफ, m इज इक्वल टू डी बाई एफ। इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, इसमें वन ऐड करने की जरूरत नहीं है, डी बाई एफ। अब देखो इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा है, फिर भी उसके लिए मैग्निफिकेशन डिफाइंड है, मैग्निफिकेशन कितना है, डी बाई एफ है, क्लियर है। और अगर हम प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रीवियस वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में मैग्निफिकेशन नहीं दिखता, मैग्निफिकेशन कितना होगा, डी बाई एफ होगा। तो अगेन इस फॉर्मूला को हमेशा यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला को तभी यूज करेंगे जब ये टर्म क्वेश्चन में दिखे कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। जब ये नहीं दिखेगा तो फिर नॉर्मल फार्मूला यूज करके मैग्निफिकेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमने लेंस में पढ़ा है, क्योंकि इसी फॉर्मूला के लिए, इसी कंडीशन के लिए हमें नया फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। नोट में लिख लो, इसके लिए नोट में लिख लो, इन दिस केस image is very far from eye, 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 therefore eye is in least strain, therefore eye is in least strain। आंखों में क्या होगा, सबसे कम स्ट्रेन होगा। तो अगर बहुत देर तक यूज करना है, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास का बहुत देर तक यूज करना है, तो मोस्टली ये वाला कंडीशन प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और देखो कि जब डी पे इमेज बन रहा है, जब भी डी पे है तो, और जब भी इंफिनिटी पे है तो, उस केस में जो मैग्निफिकेशन आ रहा है, इस केस में जो मैग्निफिकेशन आया था कितना था, 1 प्लस डी बाई एफ था। इस केस में मैग्निफिकेशन कितना आया, डी बाई एफ आया। दोनों केस में मैग्निफिकेशन कब ज्यादा, वैल्यू कब ज्यादा है, इस वाले केस में या इस वाले केस में, मैग्निफिकेशन कब ज्यादा है, सर b is equal to minus d। सेकेंड वाले इस वाले कंडीशन में, हाँ सेकंड वाले में नहीं है ना, इसमें वन ऐड हो रहा है, डी बाई एफ, ये वाला वैल्यू तो दोनों में सेम है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो वन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो इस केस का मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। लेकिन इसके पास ड्रॉबैक क्या है, इसके साथ ड्रॉबैक है कि ज्यादा देर तक अगर यूज कर लोगे, ये ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाएगा, इंक्रीज तो करेगा साइज, लेकिन इसमें ज्यादा देर तक यूज करने पे क्या होता है, आंखों में स्ट्रेन होता है। और इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन इसमें लीस्ट स्ट्रेन है, लेकिन मैग्निफिकेशन थोड़ा सा कम हो जा रहा है, साइज जो हो रहा है कम हो जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे लोग सोचता है कि अगर इनफाइनाइट पे अगर इमेज बनना है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा हो रहा होगा, नहीं हो रहा है। देखो इन दोनों कंडीशन को देख के बता सकते हो कि मैग्निफिकेशन इस केस में ज्यादा हो रहा है, इस केस में कम हो गया, ठीक है, क्योंकि डी का वैल्यू फिक्स है, डी हमारे आंखों के लिए 25 होता है। अगर लेंस चूज कर लिए, उसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो अगर फोकल लेंथ फिक्स है तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसमें वन ऐड हो रहा जा रहा है, मैग्निफिकेशन इस केस में ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसका ड्रॉबैक है। तो मोस्टली क्या होता है, जब भी हम लेंस
यूज करते हैं जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इन बिटवीन वर्क करने का कोशिश करते हैं, और ज्यादातर शिफ्ट किधर रखते हैं, शिफ्ट रखते हैं v इक्वल्स टू इनफाइनाइट की तरफ, ताकि आंखों में क्या हो, स्ट्रेन कम हो। क्लियर है? यस सर। तो ये सिचुएशन, ये फॉर्मूला सारे याद रखोगे, और इसका कंडीशन ये है कि ये तभी यूज करते हैं जो हेडिंग है वो प्रॉपरली जस्टिफाइड हो तब। अगर हेडिंग जस्टिफाई नहीं करेगा तो फिर हम नॉर्मल फार्मूला यूज करते हैं। नॉर्मल फार्मूला कौन सा, m इज इक्वल टू v बाई यू, ये यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे हेडिंग में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है या लीस्ट पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज करके बना सकते हो आराम से, ठीक है। ये भी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव करके कैलकुलेशन कर सकते। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। अब देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लिखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट कंसिस्ट ऑफ, लिखते चलो, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज known as, it consists of two lenses known as objective and eyepiece, known as objective and eyepiece। इसमें दो लेंस यूज होगा, एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और दूसरे को आईपीस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है ये होता है क्लोजर टू ऑब्जेक्ट, और इसका जो अपर्चर होता है स्मॉल होता है, स्मॉल अपर्चर। और जो आईपीस होता है ये होता है क्लोजर टू आई, आँख के पास जो लेंस होगा उसको आईपीस बोलते हैं, और इसका जो अपर्चर होता है लार्ज होता है, लार्ज अपर्चर। ठीक है, लार्ज अपर्चर, और एक चीज और लिख सकते हो, लार्ज फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होता है ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और एंड नीचे लिख सकते हो बोथ लेंसेस आर कन्वेक्स लेंस, बोथ लेंसेस आर कन्वेक्स लेंस। दोनों जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। हो गया, अब समझते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि जब बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट को देखना होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा या फिर किसी मटेरियल का हमें स्ट्रक्चर देखना है, एटम्स देखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट, ज्यादातर बायोलॉजी में यूज होता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है ना कि हाई मैग्निफिकेशन का जरूरत पड़ता है, और जो हाई मैग्निफिकेशन है वो एक लेंस से करना पॉसिबल नहीं है। जितना मैग्निफिकेशन हमें चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए वो सिंपल माइक्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, और वहां से मैग्नीफाई कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज में क्या होगा, एक लेंस लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और एक दूसरा लेंस लेंगे जिसको हम आईपीस बोलते हैं, और इसको एक एक्सिस पे अरेंज करेंगे। ये दोनों क्या होगा, वो एक्सियल है, दोनों का जो एक्सिस होगा वो सेम होगा। और अभी क्या है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है जिसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो एल है, इस एल को वेरी कर सकते हैं, ये जो लेंथ है इसको क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं टू फोकस द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या होता है, प्रॉपर फोकस करने के लिए कि वहां से जो इमेज बने वो क्लियर दिखे, हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मे भी तुम लोग अगर स्कूल
में माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो पता होगा कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। ठीक, अब क्या होगा, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा। अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा, और यहाँ से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और फिर से क्या होगा, एक बार और रिफ्रैक्शन होगा और वहां से लाइट रे हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तब जा करके हम देख पाएंगे। ठीक, तो होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पे कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ओ ओ डैश, ये एफ पी, इधर एफ पी, और इधर लिख सकते हो एफ ओ। एफ ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, या इसको एक काम करो, ये बहुत बड़ा होता है तो इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक चीज कर दो, ये एफ ई, ये एफ ई, और ये एफ ओ, ये इसके लिए फोकल लेंथ है, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, और ये जो फोकल लेंथ है ये आई पीस के लिए है, ऑब्जेक्टिव। जहां जहां ई लिखा हुआ है वो आई पीस के लिए है, जहां जहां ओ लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। हो गया। अब देखो यहाँ से कुछ इमेज ऐसा फॉर्म करवाते हैं, यहाँ से इमेज कुछ ऐसा फॉर्म करवाते हैं कि वो इस एफओ और इस ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर पे हो, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। ठीक है, इस एफओ और इस ओ के बीच में हो। ठीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर और एफओ के बीच में हो, क्योंकि जब बीच में होगा तो यहाँ से जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज बनेगा। ठीक है, इनलार्ज बनेगा और वर्चुअल बनेगा, जिसको हम क्लियरली सी करेंगे, देख सकते हैं। उसके लिए हमें कोई किसी भी स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करते क्या है कि इमेज कुछ इस तरीके से फॉर्म करवाते हैं कि इमेज ओ और एफ ओ के बीच में बने, इसके चलते ये जो आईपीस है, इस आईपीस के चलते कहा इमेज बने, एफ ओ और ओ के बीच में। क्लियर है? तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, दो रे चाहिए। दो रे अगर ले रहे हो, एक पैरेलल, पैरेलल रे लोगे तो वो कहाँ से पास होगा, एफ पी से पास होगा। पैरेलल रे अगर ले रहे हो तो एफ पी से पास होगा। दूसरा रे हम कहाँ से लेंगे, दूसरा रे हम ले सकते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर ले रहे हो, एक मिनट थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो कट करे, नहीं कट करेगा तो फिर गलत हो जाएगा। ये एफ, ये जो दोनों रे है यहाँ पे कट करना है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दोनों रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बना आई आई डैश। एक बार इमेज फॉर्मेशन हुआ, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ये इमेज इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये जो इमेज है इसके लिए कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। सारी बात समझ में? तो अब यहाँ से जो दो रे जा रही है, ये जो दोनों रे है ये इस पे फॉल करेंगे। ये जो दोनों रे जा रही थी वो इस लेंस पे फॉल करेंगी, और इस लेंस पे फॉल करेंगी, फिर उसका रिफ्रैक्शन होगा, और इस रिफ्रैक्शन के चलते क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। इस रिफ्रैक्शन के चलते क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये रे इधर और ये रे इधर रिफ्लेक्ट होगा। अब आगे की तरफ ये डाइवर्ज करती हैं, आगे की तरफ डाइवर्ज कर रही हैं तो आगे मिलेंगे नहीं, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर पीछे एक्सटेंड करोगे, पीछे जब एक्सटेंड करते हैं तो ये इधर पे कहीं जाके मिलता है, और ये जो इमेज है ये तुम्हारा फाइनल इमेज है, जिसको हम आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रे हमारे आंखों तक पहुंचता है, और ये रे आ कहाँ से रही है, ये एक्चुअली आ रहा है आई आई डैश, डबल आई डैश और आई ट्रिपल डैश से। तो इसलिए हमें क्या दिखता है, ये हमें दिखता है आंखों में। फाइनली ये जो बना हुआ ये नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा ये, क्योंकि ये रे आंखों तक पहुंच रहे हैं, और ये रे आ कहाँ से रहा है, यहाँ से। ठीक है, अब देख सकते हो कि कितनी बार इमेज फॉर्मेशन हुआ, दो बार।
और ये जो फाइनल इमेज है ये बहुत ही मैग्नीफाइड है, ये मैग्नीफाइड है, इसके रेस्पेक्ट में देख सकते हो इसका साइज जो है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है, साइज बड़ा है। फिर उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। हो गया? Yes, sir. देखना, पहले इसके लिए कुछ कुछ टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट कर लो। ये जो है इसको यूई लिखते हैं। यूई लिखने का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। ये जो लेंथ है इसको वी लिखते हैं। वी लिखने का मतलब है डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम आईपीस। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को यूओ लिखते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए उस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, यूओ लिखेंगे। और फाइनली ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज वीओ। जहां ई लिखा हुआ है आईपीस और जहां ओ लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव। हो गया? Yes. चलो, तो अब यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है या मैग्नीफाइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन जो होगा, ये डायग्राम हटा रहा है, हटा दी इसको। अगेन जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला इधर जो होगा वही यूज करेंगे, थीटा बाई थीटा नॉट। मैग्नीफाइंग पावर थीटा बाई थीटा नॉट। और थीटा बाई थीटा नॉट का मतलब क्या है, थीटा का क्या मतलब है, थीटा नॉट का क्या मतलब है, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, थीटा नॉट कब आता है, थीटा नॉट जब कुछ भी हम यूज नहीं कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, आंखों के सामने, तो उस केस में थीटा नॉट होता है। और इस केस में ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस दूरी पर रखा होता है, ये होता है एच ओ। क्लियर? और यहाँ पे हमें क्या करें, थीटा थीटा जो होगा वो क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो थीटा क्या था, लेंस के साथ जो एंगल बन रहा था, लेंस के साथ जो एंगल बना रहा था ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे थीटा। ठीक है, तो थीटा अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, जो भी मैंने डायग्राम ड्रॉ करा था उसके अकॉर्डिंग, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट था ओ डैश, ये थीटा होगा। और ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था यू ई के बराबर। ठीक है, जो भी डायग्राम हमने ड्रॉ करा था, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर थीटा कैलकुलेट करोगे तो थीटा ये यू ई और ये एच ओ है। या फिर अगर इधर की तरफ देखोगे तो इधर की तरफ क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था। दूसरे साइड उस डायग्राम में अगर फोकस करोगे तो इधर क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ये तुम्हारा वी है और ये हाइट ऑफ इमेज है, इसको ऐसे लिख सकते हो। लेंस के साथ जो एंगल बनता है, लेंस के साथ जो एंगल बनता है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्जेक्ट जो लेंस के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है, उसके लिए रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एच ओ बाई एच यू ई, या फिर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस एच आई और वी के टर्म में, दोनों सेम चीज है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा Yes, sir. है? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा कैन बी रिटन एज, सो थीटा इज इक्वल टू, जो डायग्राम ड्रॉ करा था उसके अकॉर्डिंग, ये थीटा है और ये एच ओ और ये यू ई है, तो एच ओ बाई यू ई, या फिर इसको लिख सकते हो एच आई बाई भी ई, दोनों लिख सकते हैं। और थीटा नॉट कितना होगा? थीटा नॉट होगा एच ओ बाई डी, थीटा नॉट विल बी एच ओ बाई डी। क्लियर है? तो यहाँ से मैग्निफिकेशन अगर निकालोगे तो मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज, थीटा नॉट की जगह ये वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ, एच आई बाई बी ई इंटू थीटा नॉट, उल्टा है तो रिवर्स करके डी बाई एच ओ लिख सकते हो। ये इसलिए लिखा है ना क्योंकि एच आई और एच ओ लाना था, एच आई और क्या करना था, एच आई एच ओ को एक साथ करना था, इसलिए मैंने उसको लिखा हुआ। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिख सकते हो, m इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ इंटू डी बाई वी ई। ठीक है, हो गया। यस सर। जो भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ से आएगा वो इस तरीके का होगा, या फिर इसको वो जो दूसरा टर्म है ना वो भी लिख सकते हो। अगर वो लिखोगे तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एच ओ और एच ओ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा डी बाई यू ई। जो फॉर्मूला पहले हमने देखा था डी बाई यू, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ई लिखना पड़ेगा नीचे। और ई क्या रिप्रेजेंट करता है, आईपीएस का जो भी तुम्हारा आईपीएस का जो पोजीशन है उससे उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच आई बाई एच ओ इंटू डी बाई वी। अब वही दो केस डिस्कस करना है हमें। दो केस कौन सा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हो ऐसे जगह पे जिसके चलते इमेज इनफाइनाइट पे बने, या फिर ऑब्जेक्ट एक ऐसे जगह पे रखे जिसके चलते इमेज कहाँ बने, जिसके चलते इमेज बने लीस्ट पॉइंट पे। ये दोनों केस डिस्कस करना होता है। और अगर क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा हुआ है तब जो फॉर्मूला लिखाएंगे वो यूज करेंगे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ दो लेंसेज वाला यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला उसमें यूज करने का जरूरत नहीं है। तो लिखना ए में व्हेन इमेज इज formed at लीस्ट डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बने, लीस्ट डिस्टेंस पे बने। और इमेज लीस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है, इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनने का मतलब है भी का वैल्यू डी हो जाएगा, दैट इज सॉरी वीओ, ऑब्जेक्टिव के, हाँ वीई विल बी हाउ मच, वीई विल बी डी। जो डायग्राम बनाया था उसमें नेमिंग उल्टा करें क्या, एक बार देख लो, किसी ने ध्यान नहीं दिया सर। जो भी डायग्राम बनाया है उसमें नेमिंग उल्टा करें सर शायद क्या। सर डायग्राम जो छोटा बनाया है, आईपीस था और बड़ा वाला ऑब्जेक्ट था। छोटा आईपीस लिखे हुए हैं। हाँ सर। अरे वो तो गलत है ना, छोटा वाला जिसके जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट, जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उल्टा लिख रहे हैं। जिसके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, वो शायद मैंने उल्टा बताया है और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ये आईपीएस है। चेंज कर लो, जो जो गलती लिखे हुए वो चेंज कर लो। इतना देर से बता रहे हैं किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे पहली बार पढ़ रहे हो क्या, लेंस ही पूरा माइक्रोस्कोप पहली बार पढ़ रहे हो क्या, कितने स्टूडेंट है क्लास में। अरे जो भी डायग्राम मैंने बताया था, जो डेफिनेशन लिखा था ऑब्जेक्टिव का, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो आई के पास होगा वो आईपीस होगा।
मैंने उल्टा बताया फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है, ये आईपीस है, ये क्या कर रहे हो? चेंज कर लो यार, रुको मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। उसमें तुम लोग काटना मत, उसी में चेंज कर लेना। बस नेमिंग उल्टा पुल्टा हुआ है, बाकी सब सही है। नेमिंग क्या उल्टा पुल्टा हुआ है वो भी मैं डायग्राम दोबारा बना करके बता दे रहा हूँ। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, शायद मैंने आईपीस लिखा हुआ, उसको चेंज करो जल्दी से। ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस। तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या, बिना समझे पढ़ रहे हो? हम्म, ये एफओ, इसके लिए एफ ही का इधर होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन होगा इसके चलते। ये फाइनल इमेज था। ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने गलती से यू ई लिखा हुआ था, ये यूओ होगा। इसको गलती से मैंने वी ई लिखा था, ये वी ओ होगा। चेंज कर लो सब। और अगेन ये जो डिस्टेंस है ये यू ई होगा, और ये गैप यू ई होगा। कर लिए चेंज। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो थीटा जब कैलकुलेट करोगे, थीटा कैन बी रिटन एज एच ओ बाई यू ओ, या फिर इसको लिख सकते हो एच आई बाई वी ओ, इस तरीके से लिखना। बड़ी मुश्किल है यार, इतना देर में किसी ने नहीं बताया कि सर आप उल्टा कर रहे हो। ऐसा क्यों, ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? चलो कोई ना, अब सुधार लियो, वो लिख लो। जो कंडीशन डिस्कस कर रहे थे उसका बात करते हैं। ये सॉरी, ये भी है। तो जब लिस्टिंग डिज, जब वी का वैल्यू, वी का वैल्यू डी होगा, इस केस के लिए हम डिस्कस कर लें। वी अगर डी के बराबर है, मतलब जो फाइनल इमेज बन रहा है वो डी पे बनेगा, फिर वहां से मैग्निफिकेशन कितना आएगा, तो वहां से जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो। एम इज इक्वल टू, चलो प्रूफ नहीं बताने की जरूरत है, लिखो एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ इंटू, थोड़ा सा यहाँ पे हम अजम्पशन यूज करेंगे, वो अजम्पशन बता दे रहे हैं, या सॉरी माइनस साइन है, वी बाई यू, 1 प्लस डी बाई एफ इंटू वी बाई यू। और अजम्पशन क्या होता है कि अगर u जो है वो fo के बराबर हो, ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को अगर हम fo के आसपास रखते हैं, ठीक है, और तब इमेज d पे बन रहा है, समझना कंडीशन क्या है कि अगर u जो है, u अगर अप्रोक्सीमेटली fo के बराबर हो, ठीक है, तो इस केस में एक कंडीशन यूज करता है, अजम्पशन यूज करते हैं, और उस अजम्पशन यूज करने के बाद जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है अबाउट l बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, माइनस साइन के साथ। ये कब का बोल रहे हैं, जब u इक्वल्स टू u अप्रोक्सी इज इक्वल टू एफ ओ, जब अप्रोक्सीमेटली एफ ओ के बराबर होगा तब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, माइनस एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, और जहाँ एल जो है ये है सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज। एल जो है वो क्या है,
L is separation between two lenses. हो गया? और अगर नहीं कुछ दिया होगा तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे बी डी के बराबर के लिए। और जब दिया होगा यू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली एफ ओ, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें लेंथ का जरूरत पड़ता है हमें। तो अगर इस तरीके का सवाल पूछेगा ना तो तुमसे लेंथ बता करके रखेगा कि दोनों जो लेंस है उसके बीच में कितने का लेंथ होना चाहिए। इसको अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट वे भी पूछ देता है कि अगर मैग्निफिकेशन इतना प्रोड्यूस कर रहा है दो लेंस के बीच का सेपरेशन बताओ। अगर मैग्निफिकेशन इतना आ रहा है तो दो जो लेंस है उसके बीच में सेपरेशन एल है, वो यहाँ से निकाल सकते हो। तो उसके लिए ध्यान देना कि अगर लेंथ किसी तरीके से पूछ रहा है सवाल में तो ये फॉर्मूला इंक्लूडेड होगा। चलो दूसरा कंडीशन लिखो, बी कंडीशन। When image is formed at infinite, जब इमेज को इनफाइनाइट पे फॉर्म करवाओगे, जो फाइनल इमेज है अगर वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा तो क्या होगा? फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा यू ई है आईपीस जो है उसके लिए यू ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? उसके लिए यू ई का वैल्यू हो जाएगा एफ ई के बराबर। ठीक है, अगर फर्स्ट इमेज आईपीस के फोकस पे बन जाए, फर्स्ट इमेज आईपीस के फोकस पे बन जाएगा तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। आ रही है बात समझ में? फर्स्ट इमेज एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, ऑब्जेक्टिव इमेज कहाँ बना दिया? ऑब्जेक्टिव अगर फोकस पे इमेज बना दिया, ठीक है ना, आईपीस के फोकस पे इमेज बना दिया तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो फाइनल इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। तो इसके लिए अगर मैग्निफिकेशन निकालोगे, इन दिस केस मैग्निफिकेशन विल बी माइनस वी बाई यू इंटू डी बाई एफ ई। तो अगेन ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हमें सवाल में साफ साफ लिखा होगा कि इनफाइनाइट पे फाइनल इमेज बनना है, तब इनफाइनाइट पे फाइनल इमेज बनेगा, ये कंडीशन आएगा। इस कंडीशन से सिंप्लीफाई करने के बाद, बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था ना थीटा बाई थीटा नॉट, उसको जब लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मैग्निफिकेशन। और इस मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो यहाँ के लिए। मैंने बीच का डेरिवेशन वाला जो पार्ट था वो स्किप कर दिया है। दो लेंसेज के लिए डेरिवेशन करते हैं फिर वहां से मैग्निफिकेशन आता है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर इन दोनों कंडीशन से अलग कोई प्रॉब्लम दिया है, मतलब ना तो पिछला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दो लेंस का कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट से सोचेंगे। मान लो दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है, ना तो ऑब्जेक्ट ना तो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है ना तो इमेज डी पे बन रहा है, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सिंपल यहाँ से एक बार रिफ्रैक्शन करवाओगे फिर यहाँ से एक बार रिफ्रैक्शन करवाओगे, तो एक बार मैग्निफिकेशन यहाँ से आएगा m1, एक बार मैग्निफिकेशन यहाँ से आएगा m2, तो m विल बी सिंपली m1 इंटू m2। ठीक है, जब भी मैग्निफिकेशन हम दो लेंस के लिए देखते हैं, दो लेंस हमने पढ़ा था लेकिन वहां पे जो लेंस कांटेक्ट में थे, यहाँ पे दो लेंसेज जो है वो कांटेक्ट में नहीं, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, फिर भी जब मैग्निफिकेशन निकालते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके लिए इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये जो इमेज फॉर्म होगा इसके लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा
फिर एक बार और रिफ्रैक्शन होगा तब फाइनल इमेज बनेगा। तो इसके चलते कुछ मैग्निफिकेशन आया M1, इसके चलते कुछ मैग्निफिकेशन आया M2, और वहां से जो मैग्निफिकेशन होगा, जो फाइनल मैग्निफिकेशन विल बी M1 इंटू M2, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सिंपल माइक्रोस्कोप, सॉरी, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया हुआ तो भी हमें ये जो फॉर्मूला, अभी दो फॉर्मूला मैंने लिखाया है बोर्ड पे, वो यूज करने का जरूरत नहीं है। अगर वो टू एक्सट्रीम्स कंडीशन नहीं दिया हुआ है, अगर दो एक्सट्रीम कंडीशन दिया हुआ है तब हम पिछला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नहीं दिया है तो सिंपल M1 M2 कैलकुलेट करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। वो थीटा बाई थीटा वाला यूज करने का जरूरत नहीं है, इधर से ही आंसर दिख जाता है। ये थीटा बाई थीटा नोट का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि उन दोनों कंडीशन में एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन जाता है, और उस केस में मैग्निफिकेशन हम इस फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो अगर इधर से नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, से अलग से इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, अलग से डेफिनेशन दिया मैग्निफिकेशन का, फिर सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फॉर्मूला बनाया गया, जरूरी नहीं है कि उसी पे सवाल पूछेगा। ठीक है ना, सवाल क्या होता है, नॉर्मल से भी पूछ सकता है कि मान लो एक लेंस जो ऑब्जेक्टिव का है और जो आईपीस है वहां से डिस्टेंस दे देगा, तो उस डिस्टेंस को यूज करके तुम M1 M2 यूज करके फॉर्मूला बना सकते हो इजिली। अलग से फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है उस कंडीशन के लिए। और ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ये जो दो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी को यूज कर रहे हैं बिना देखे। एक मिनट में सवाल देखता हूँ, अगर प्रीवियस ईयर में इस तरीके का कोई सवाल होगा तो करवा दूंगा। लिखना, एक प्रॉब्लम लिखो। टू कन्वेक्स लेंस, टू कन्वेक्स लेंस, टू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, टू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर and 15 centimeter and 15 centimeter are used, are used, are used, are used in a simple microscope, in a simple microscope, in a simple microscope if object is placed, if object is placed, if object is placed at a distance at a distance 20 centimeter, at a distance 20 centimeter, object is placed at a distance 20 centimeter from eyepiece, from eyepiece, then find, then find, then find magnification produced by, then find magnification produced by the microscope, then find magnification produced by the microscope.
सबसे पहले इसमें तुमको डिसाइड करना है कौन सा आईपीस है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सवाल में कभी कभी मेंशन करता है, कभी कभी मेंशन नहीं करता। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सर 15 सेंटीमीटर इसका। 15 सेंटीमीटर वाला क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होना चाहिए वो आईपीस से कम होना चाहिए। एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और इसके लिए एफ जो है 30 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब कैलकुलेट क्या करना है तुम्हें? कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन का वैल्यू, एम इज इक्वल टू व्हाट। अब जो भी फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था उस फॉर्मूला का यूज नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। जो भी फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है -v/u 1 + d/fe या फिर -v/u d/u, इसका यूज नहीं है। इसका यूज क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो सवाल में ये मेंशन किया गया कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है या फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है। जब फाइनल इमेज मेंशन कर देगा, फाइनल इमेज मेंशन करेगा तो तुमको ये इनिशियल मेंशन करने का जरूरत ही नहीं है सवाल में। और जब फाइनल इमेज मेंशन कर जब फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज मेंशन कर दिया, तब इन दोनों फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे कि इन दोनों में से कौन सा यूज करें। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में सीधे बता दिया कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तुम यहाँ क्या कैलकुलेट करोगे? पहले यहाँ से जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ से जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन एम विल बी एम ई इंटू एम ओ, ऐसे भी बोल सकते हो कि ई जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ओ जो प्रोड्यूस कर रहा है वो, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब एम ई और सर एम ओ निकालने का। हाँ बोलो, क्या नहीं सुनाई दिया? सर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव से। सर आपने सवाल तो में नहीं, आईपीएस बोला। आईपीएस बोला, चेंज कर दो उसको, ऑब्जेक्टिव कर दो। आईपीएस अगर बोला हुआ तो उसको काट करके ऑब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्टिव कर दो। तो अगर ऑब्जेक्टिव के लिए निकालोगे पहले, अच्छा एक चीज और शायद नहीं दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है कि दोनों के बीच में लेंथ मैंने बताया है कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। हाँ वो भी लिखना पड़ेगा क्योंकि लेंथ का जरूरत पड़ेगा। लेंथ 100 सेंटीमीटर ले लो। लेंथ बिटवीन जो एल का वैल्यू है वो शायद मिस हो गया मेरे से, एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसके बिना सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/b - 1/u सर एम इज इक्वल टू m1 इंटू m2 से नहीं होगा? उसी से होगा। m इक्वल्स टू m1 इंटू m2 से ही करना है इसको। जो फॉर्मूला गिवन है, जो दो मैंने डिराइव करवाया उससे नहीं होगा। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से जो प्रॉब्लम आता है ना, वो उन दोनों फॉर्मूला पे बहुत कम ही आता है। ठीक है, वो सिलेबस में इसलिए बता रहे हैं। जो मोस्ट आता है वो कॉम्बिनेशन से आता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए u दिया हुआ है तो 1/VO माइनस -1/20 -1 बाई माइनस होगा या प्लस होगा? ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ कितना दिया? 15। यस सर। 15 तो 1/VO जो होगा दिस विल बी 1/15 प्लस 1/20, सॉरी माइनस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v विल कम एज, उल्टा करोगे तो दिस विल कम एज 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 60, और 60 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, 60 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है। यानी ऑब्जेक्टिव के क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके दूसरे साइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज ये तुम्हारा वीओ है, ऑब्जेक्टिव के लिए वीओ आया ये। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यहाँ से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा बताओ? ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा? VO/UO, VO का वैल्यू कितना आया? 60 सेंटीमीटर। और UO कितना है? UO इज
-20 विथ साइन पुट करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आएगा -3। मैग्निफिकेशन MO के चलते जो आया वो कितना आया, -3 आया। अभी बस ऑब्जेक्टिव के चलते कैलकुलेट करें हैं, आईपीस के लिए बचा हुआ है। और आईपीस के लिए कैलकुलेट करना है, तो आईपीस के लिए तुमको सबसे पहले चीज पता करना पड़ेगा कि आईपीस के लिए ई जो होगा, सॉरी, आईपीस के लिए क्या बोलना है, हाँ, यू ई जो होगा ये पता करना पड़ेगा। तो ये 40 होगा। हाँ, यूवी कितना होगा 40, और 40 नहीं लिखेंगे, -40 सेंटीमीटर लिखेंगे। यस सर। तो -40 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम कैलकुलेट कर लिए, आईपीएस के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो अगेन 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। 1/VE इसके लिए 1/-40, और वैल्यू कितना है, FT कितना दिया, 30 दिया हुआ या 50 दिया हुआ, एक बार चेक कर लो। 30 है सर। 30 है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/V, ये 12 सेंटीमीटर आएगा। 12 यस सर। 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? सर पॉजिटिव आ रहा है। चलो पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर यहाँ से अगर ME निकालोगे, ME विल बी DE/UE, और VE का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव में आ रहा है, UE का वैल्यू कितना है, -40 सेंटीमीटर है। तो अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो MO इंटू ME, दिस विल बी 3 इंटू -3 आया था, -12/40, यानी कितना आएगा, माइनस माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो 36/40। यानी जो भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो मैग्नीफाई हो रहा है या डीमैग्नीफाई हो रहा है, जो भी कंडीशन हमने रखा दिया हुआ है उस कंडीशन के लिए मैग्नीफाई हो रहा है या डीमैग्नीफाई हो रहा है, देखो जल्दी। जो फाइनल इमेज आ रहा है जो फाइनल इमेज आएगा इसके लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो देखोगे कितना आ रहा है, 9/10 आ रहा है, मतलब 0.9 आ रहा है। यानी जो कंडीशन हमने सवाल में दिया हुआ है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन 0.9 आ रहा है, यानी साइज क्या हो गया, और छोटा हो गया। ठीक है, सर इसीलिए हम ये क्या, 120 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर। 120 सेंटीमीटर। यस सर। चलो तो 1 जो है 120 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, प्लस है ना, प्लस। होगा सर। ठीक से कैलकुलेट कर लो। चलो एक बार मैं यहाँ पे लिख ये देता सर हूँ, VE 120 जो आ रहा है। होगा, चलो 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर यहाँ रख दो। तो अब मैग्निफिकेशन यहाँ से भी कितना आएगा, -3 आएगा, आई थिंक -3। तो कितना हुआ ये, 9 हो गया। तो अभी मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है, अभी भी मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, हो रहा है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आया हुआ, ठीक। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट क्या है ना, कि जरूरी नहीं है वो दिमाग में बिठा लेंगे कि जो फॉर्मूला θ/θ0 होगा वही हमेशा यूज होगा। वो डेवलप ही किया गया दो कंडीशन के लिए, अगर उस दो कंडीशन में वो सेटिस्फाई कर रहा है तब उसको यूज करेंगे। होता क्या है ना कि बच्चे उस फॉर्मूला को लेकर के बैठ जाते हैं कि सर ने ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया, इसका मतलब खाली एग्जाम में इसी पे सवाल आएगा। नहीं, सवाल नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल जो जैसे मैंने अभी सॉल्व करवाया इस पे आता है, तो भी बच्चे क्या बोलते हैं, वो θ/θ0 खोजने लगते हैं। ठीक है, θ/θ0 सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि वहां पे जब हम डेरिवेशन करवाए तो हमने दो कंडीशन के लिए ये यूज किया। बाकी नॉर्मल जो कंडीशन है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, M = MO × ME। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, तो हमें इस फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना है, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो ये माइक्रोस्कोप के लिए भी है, आगे टेलीस्कोप पढ़ाएंगे, टेलीस्कोप के लिए भी वही बताएंगे। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी हो, हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल पहले हमने लेंस पढ़ के आया था उसी का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्वेश्चन है वो मे बी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ही सॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में?
अगर मॉड्यूल भी करोगे ना, किसी का भी मॉड्यूल करोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो जो स्पेशल केस है वहां से बहुत कम सवाल है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो प्रॉब्लम है वो इधर से ही है। हम क्या यूज करते हैं, m=mo into m यूज करते हैं। तो ज्यादातर ये दिमाग में होना चाहिए कि जब भी मैग्निफिकेशन दिया होगा तो सबसे पहले हम यहाँ से सोचेंगे, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तुमको फाइनल इमेज का पोजीशन बता दिया कि इनफाइनाइट पे बन रहा है या फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है, तब जो फॉर्मूला लिखाया हुआ है उसको यूज करना है, थीटा बाई थीटा नॉट वाला के टर्म में, और वहां से सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, बाकी जो चीज होगा टेलीस्कोप वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।